अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद, बेबाक और दानिशवराना तबसरे प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट में हसन निसार के साथ अब समा न्यूज़ पर मैं हूं मरियम जफ़र। हसन साहब, सबसे पहला सवाल, इमरान खान के ज़वाल के असबाब क्या हैं? शुक्रिया मरियम। बेसिक बात यह है कि सवाल कोई बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं है। जिन्होंने भी भेजा है उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ मुझे उसकी वजह है कि सूरज जब एक तरफ गुरूब होता है जी, तो कम अक्ल लोग तो कहते हैं गुरूब हो गया सूरज, हालांकि वो दूसरी तरफ तुलू हो रहा होता है। तो ये सियासी हवाले से आप बात कर रहे हो तो मैच अभी शुरू हुआ है। अच्छा, इमरान की पहली जीत ये थी कि एक लंबी लड़ाई के बाद वो सारी मोनोपोलीज तोड़ के, जो 2-2.5 मोनोपोलीज थी इस मुल्क में, तोड़ के वज़ीर आज़म बन गया। टर्म पूरी ना कर सकने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो हार गया, क्योंकि अभी इनिंग बाकी है। अच्छा, एक बात आपको याद दिलाऊं, शहाबुद्दीन सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी भी पृथ्वीराज से तराइन की पहली जंग हार गया था। उसके बाद फिर उसने चंद कस्में खाई, अफगानिस्तान वापस जाके बिस्तर पे नहीं सोना, हरम में नहीं जाना, लिबास शिकस्त का तब्दील नहीं करना। फिर अगले साल उसी तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान ने ऐसी शिकस्त खाई कि कमर टूट गई राजपूतों की। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं ज़वाल की। ये लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, बात सवाल दुरुस्त है आपका वैसे। अब चलते हैं उसके इस सिचुएशन में लैंड करने की, इन हालात तक पहुंचने की वजूहात, वजह नहीं वजूहात हैं। पहली बात जो मैं पहले रोज़ से कह रहा हूं कि अदम तैयारी, जिसकी एक गवाही शौकत तरीन साहब ने भी दी है, ठीक है, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक फ्रंट पे जी। दूसरी नातजर्बाकारी, बड़े से बड़ा ब्रिलियंट आदमी भी जब पहली बार कोई काम शुरू करता है तो वो स्मूथ सेलिंग नहीं होती। जो बहुत ही भयानक गलती हुई, अल्लाह न करे दोबारा रिपीट करे पीटीआई, वो है अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क बेशुमार माफियाज के खिलाफ बैक वक्त कई महाज खोल दिए। अब ये ठीक है, बहादुरी की एक दास्तान के तौर पे ठीक है, बट इट इज़ नॉट समथिंग वायबल। ज़िंदगी में फेस्ड आउट प्लान होते हैं। फिर मुझे लगता था कि इमरान बहुत जल्दी में है, उजलत पसंदी, जल्दबाजी, कि मैं रातों रात को बहुत बड़ा मार्का मार लूँ, ये मुल्क की तकदीर बदल दूँ। अगेन ऐसे नहीं होता। हमारे एक मुहावरा है, सहज पके सो मीठा हो। हुजूर की ज़िंदगी मिसाल है किसी भी इंसान के लिए। 40 साल की उम्र में उनको टास्क दिया रब्बुल आलमीन ने, उसके बाद 63 साल की उम्र में वो रुखसत हुए। 23 साल लगे चंद हज़ार के मक्का और चंद हज़ार के मदीना को और इर्द गिर्द के कुछ कबाइल को सही मानों में आदमियों से इंसान बनाने में। तो ये रातों रात नहीं। अच्छा, ये बहुत जल्दबाजी का शिकार थे, बहुत उजलत में फैसले। फिर बेशकीमत साथियों की बेकदरी, उनको डांटो, उनके कान मरोड़ो, उनको मुर्गा बनाओ, लेकिन इस तरह नहीं होता। अच्छा, फिर एक चीज़ है, ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी। खुद एतमादी बहुत बड़ा गिफ्ट है, अल्लाह का करम है, और अल्लाह ने इमरान को बहुत नवाजा है इससे। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, हदूद से तजावज़ नहीं करना चाहिए। फिर एक बहुत बड़ी हिमाकत हुई, शहजाद अकबर जैसे जुगाड़ियों का इंतखाब और इन पे अंधा भरोसा। ये मैं फिर किसी वक्त बताऊंगा कि शहजाद अकबर का असल खेल था क्या। अच्छा, और उन साहब की किन लोगों के साथ किस किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, इमरान का प्रॉब्लम ये है, चूँकि सादा आदमी है, उसने तुर्क ड्रामों को ज़िंदगी समझ लिया। ऐसा होता नहीं, ये सदियों पुरानी बातें हैं। अब ज़िंदगी, उसके मायार, उसकी इक़दार, उसकी वैल्यूज़, उसकी तरजीहात मुकम्मल तौर पे बदल चुकी हैं। आज सिर्फ ज़िंदगी जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के गिर्द घूम रही है। अब पेचीदा हो गया है बहुत, दुनिया का निज़ाम बहुत पेचीदा। जिन ज़मानों की हम बातें करते हैं, किस्से सुनाते हैं, तब ना कोई UN था, ना कोई वर्ल्ड बैंक था, ना कोई IMF था, ना कोई इस तरह करेंसी थी। ये वारदातें, ये बहुत पेचीदा निज़ाम है।
और इसी की तैयारी के लिए हमें हुक्म दिया गया था कि चीन जाओ इल्म हासिल करने के लिए। सो बहरहाल लंबा हो गया जवाब, सॉरी, लेकिन इससे भी लंबा हो। अच्छा साहब, आप इस सारी सिचुएशन में इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं अब? देखो, मैं तो बिल्कुल ही कुछ और तरीके से देख रहा हूँ। 22 साला अपोजिशन के तौर पे जद्दोजहद, तकरीबन 3.5 साल प्लस माइनस की हुकूमती एक्सपोजर, और फिर अपोजिशन दोबारा, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा लीथल कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता व्हेन इट कम्स टू समबडी लाइक इमरान खान, ये मैं बता दूं। अच्छा, लेकिन हसन साहब, शेख रशीद कहते हैं जी, शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान की जिंदगी खतरे में है, खदशा है कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए या जेल में डाल दिया जाए। हमारी जो रीसेंट हिस्ट्री है मुसलमान सरबराहों की, वो गवाही दे रही है शेख रशीद ने जो कहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। सद्दाम ने जो भी किया, लेकिन जो उसने तख्तादार पे कर छोड़ा, उसके बाद वो जिंदा है, बाकी मर मर आ गए। इनके नाम भी नहीं याद किसी को, सद्दाम का नाम भुलाया भी नहीं जा सकता। सो ये हमारे एक अरब रहनुमा इस्लामिक समिट में आने वाले मोस्टली लोगों को रिकॉल करो आप, इसमें फिर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, इसमें मैचो मैन बनने की ज़रूरत नहीं है। शेख रशीद से मैं इख्तलाफ नहीं कतन करूँगा इस बात में। ठीक जी। हसन, बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत और मज़ीद जमहूरियत है। आप पाकिस्तान की जमहूरियत का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? पहली बात तो यह है कि बिलावल ने जो कहा उसको वही कहना चाहिए था। इन लोगों की लॉटरियां लगी हुई हैं भाई, ये वो लोग हैं जिन्होंने लॉटरी टिकट नहीं खरीदा और लॉटरी निकली हुई है। मैंने खबरें के ज़माने में एक कॉलम लिखा था, हूँ कहाँ और आगे ये सेंट्रल एग्जेक्टिव बैठी है पीपीपी की, कह रही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर एकदम एक आवाज़ आती है और एक मेंबर, सीनियर मेंबर बोलता है चेयरमैन साहब का नैपी तब्दील करेंगे। जमहूरियत और सिर्फ जमहूरियत, 74 साल में इस जमहूरियत ने जो दिया है, इससे इंशाल्लाह मेरे मुंह में खाक, ये आइंदा 74 साल में इससे ज़्यादा देगी। सुनो जी, जब तक जमहूर यानी अवाम रुलते रहेंगे, जलील होते रहेंगे, जमहूरियत भी इसी तरह रुलती रहेगी और जलील होती रहेगी। ये दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं दे सकेंगे। अगर चंद बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं लाई गई तो जैसा माजी था जमहूरियत का हमारा सामने है, वैसा ही मुस्तकबिल होगा इस जाली जमहूरियत का। और मैं हैरान हूँ इन लोगों की ज़हनी कैफियत क्या है। ये दौले शाह के चूहे कहते हैं कि जिनका 5 सदी बाद भी ये ख्याल है, वो 75-74 साल तुम्हारे सामने हैं, और अगर कभी मार्शल लॉ लगा तो वो भी इन्हीं की वजह से लगा। इनको ब्लेम किया जाना चाहिए। ये आदमखोर, अवाम दुश्मन, करप्ट और नाहल जमहूरियत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। इससे बदतरीन ज़हनी कैफियत किसी की हो ही नहीं सकती। ये पागलपन है। अगर 74 साल में नहीं हुआ तो जब तक तुम कुछ तब्दीलियां नहीं लाते, आइंदा 74 साल में क्या होगा? तुम मजीद नस्लें खाओगे। तुम पता नहीं कितनी नस्लें पहले ये जमहूरियत खा गई है। जमहूरियत जमहूर से है। अगर जमहूर की नुमाइंदगी असेंबलीज में और सेनेट में है ही नहीं, क्या फ्रॉड है ये? जमहूरियत होगी जी, कोई खतरा नहीं है, फलाना है, कुछ भी नहीं। चंद लोगों का ये क्लब है, मौज कर रहे हैं। अच्छा, यहां बैठे देखो मुल्क कहां खड़ा है, मुल्क की तारीख क्या बता रही है और मुल्क का ज्योग्राफिया आपको क्या कह रहा है। मैं नहीं कह रहा, आम आदमी। देखो, जब ये मुल्क बना खून में डूबा हुआ मुल्क था, इज्जतें लुटी हुई थी, पीछे रह गए बच्चे, लोगों के खानदान उजड़ गए, लेकिन यह मुल्क मकरूज नहीं था, बल्कि इस मुल्क ने हिंदुस्तान से लेना था। और गांधी जी को भूख हड़ताल करनी पड़ी कि पाकिस्तान को उसका हक दो। आज 74 साल बाद तुम्हारे जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए, बिके हुए हैं, गिरवी पड़े हैं, रैन पड़े हैं,
याद नहीं, समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क के जोग्राफिया के साथ जमहूरियत ने क्या किया है, इस मुल्क की तारीख के साथ इस जमहूरियत ने क्या हुआ। देखो भुट्टो तख्तादार पे अभी 4 अप्रैल अभी गुजरा, आज भुट्टो फिर तख्तादार पे। और याद रखना आईन और कानून सिर्फ उस वक्त तक मोहतरम है जब तक इसका इत्तलाक सब पे यकसा होता है। हो रहा है, अजीबो गरीब है। मुझे उस दिन का इंतजार है, तब जमहूरियत का आगाज होगा जब अवाम यानी जमहूर इन लोगों के खिलाफ अदम एतमाद, ये सियासी कम्युनिटी ने बर्बाद ही करके रख दिया सारा कुछ। सही। तो हसन साहब, आपके नजदीक इसका हल क्या है? आप अक्सर निजाम बदलने की बात करते हैं। नहीं, निजाम बदलने की बात नहीं करता मैं, बिल्कुल जब बचपना था तब करता था निजाम बदलने की बात। अब मैं मुद्दतों से कह रहा हूं आवाम को बदलो। अब मैं ये कहता हूं प्लीज आवाम को बदलो। कम से कम 15 साल नॉन स्टॉप, नो नॉनसेंस, नो नाम निहाद डेमोक्रेसी, एक नई नस्ल परवान चढ़ाओ 15 साल में, जिसे जमहूरियत का मतलब पता हो, जो अपने पैरों पे खड़ी हो, जिसको बाइज्जत माहौल में आपने परवान चढ़ाया, जिसको आपने कोई तालीम, तरबियत, कोई हुनर दिया हो। और ये 15 साल हमारे नसीब में लेकिन मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क नहीं है, बाकी 75 साल भी इसी तरह गारत होते नजर आ रहे हैं। और किसी याद रखना माशरे में, ये मैं खुद कह रहा हूं, जो ऑल फॉल में बक रहा हूं, किसी भी माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये होता है मरियम, फैसला करना ही मुश्किल हो जाए कि यार क्या सही है क्या गलत है, स्याह क्या है सफ़ेद क्या है, जायज़ क्या है नाजायज़ क्या है, सही क्या है ना सही क्या है। एक आदमी जो आज मजलूम दिखाई दे रहा होता है, कल वो जालिम चंगेज़ खान निकल आता है। कल जो चंगेज़ खान बनता है वो परसों ज़मीन पे लौट रहा होता है। एक आदमी मुकदमे भुगत रहा है, फिर वो हलफ भी उठा रहा है। कमाल लोगों, अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस पे गौर ही नहीं करता कोई। ड्रामे पे ड्रामा, नौटंकी, किस्तों पे किस्तें चल रही हैं। मुझे तो नहीं पता ये सीजन मीजन क्या होते हैं, हमारे तो सीजन ही नहीं खत्म होने में आ रहा है, तो इसका मुस्तकबिल क्या होना है। आपने हसन साहब जो सिचुएशन बयान की है वो यकीनन बहुत खौफनाक है और समझ नहीं आती कि बंदा इंकलाब कैसे एक्सपेक्ट करे, लेकिन अगेन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बार फिर कहा है कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए और मार्शल लॉ कभी नहीं आएगा। देखें, ये एक एकेडमिक सी बात है, लेकिन हमारी फ़ौज स्विट्ज़रलैंड की फ़ौज की तरह कोई आराइशी ज़ेबाइशी फ़ौज नहीं है। दे मीन बिजनेस। सियासत में फ़ौज को घसीटा जाता रहेगा क्योंकि आपके सियासतदान घसीटे हैं, नाहल भी, नालायक भी, करप्ट भी, खुदगर्ज भी, लालची भी, बेवफा भी, तोता चश्म भी। ये शहीदों से भरी पड़ी है ये ज़मीन, काहे के लिए मरे लोग। सियासतदान तो कोई नहीं, वॉलंटरीली रज़ाकाराना तौर पे तो कोई नहीं मरा। ये जो हज़ारों लाखों शुहदा की एक तवील फहरिस्त है, ये कौन लोग हैं? वो जब पानी से सर से गुजरता देखते हैं, जब आतिशफशां फटता या फूटता देखते हैं, वो चुप नहीं रह सकते। सो ये जो बात की है ना, मैं इत्तफाकन मेरी इनसे 1-2 दफ़ा मुलाकात है, बहुत बहुत सेंसिबल रिफाइंड आदमी है। जो बात की बहुत उन्होंने दुरुस्त की, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, हमारे सियासतदान की तरबियत नहीं है। ये इनकी तो समझ ही नहीं आती, इनका दिन कैसा है, इनकी रात कैसी है, इनकी सुबह कैसी है, इनकी शाम कैसी है। गिरगट इस तरह रंग नहीं बदलता जिस तरह इनके कैरेक्टर्स तब्दील होते हैं। आज यहाँ है, ये अजीबो गरीब सूरत हाल। ठीक है, DGISPR ने एक बात ये भी कही है कि जिस तरफ आर्मी चीफ देखता है 7 लाख फौज भी उसी तरफ देखती है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ये को तमाशबीनों के हजूम की तरह तो नहीं, डिसिप्लिन फोर्स है। और यही फर्क है डिसिप्लिन फोर्स में, दुनिया की टॉप की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें इनका शुमार होता है। तो डिसिप्लिन फोर्स में और एक शुतरे बेमहार में, एक सियासी हजूम में, सियासी मुहिम जुओं में ये
फूलन देवियाँ और ये सुल्ताने डाकू, ये लोगों में तो एक डिसिप्लिन यार कहाँ लड़का। देखो बात सुनो, मैं हमारे अपने ख़ानदान में कुछ लोग रहे हैं, ये अब मेरे अपने दोस्त भी बचपन के, पहली बार बच्चा जब वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से छुट्टी पे आता है ना, माँ जैसी हस्ती अपने बेटे को नहीं पहचान सकती, सारी चर्बी घुल गई होती है, उसका मैनरिज्म, उसकी बोलचाल, उठना बैठना सब कुछ तब्दील हो चुका होता है। फिर वो द वे ही रफ्स इट आउट टू रीच समवेयर, इधर शौकत अजीज भी वजीर आजम, क्या क्या नाम लूँ, छोड़ें, बात उन्होंने ठीक की है। डिसिप्लिन फोर्स में और इनमें ज़ाहिर है ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और डिसिप्लिन में बुनियादी बात है ये जो महवर व मरकज़ है उसकी तरफ ही देखना चाहिए। ठीक। हज़रत साहब, CNN की एंकर बेकी एंडरसन ने बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू किया और उनसे सवाल पूछा कि पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा मसला डायनेस्टी यानी कि ख़ानदानी सियासत है। बिलावल ने इसके जवाब में कहा ये तो अमेरिका में भी है, बिल क्लिंटन की बीवी हेलरी भी तो सियासत में है, जिसके जवाब में एंकर ने कहा नो दिस इज नॉट अ गुड आंसर। अच्छा, वो जाहिर है वो बेचारी होस्ट थी, उसको तमीज़ के दायरे में रहना था। उसने क्या कहा था कि इट इज़ नॉट अ गुड आंसर। जी, दिस इज नॉट अ गुड आंसर। हाँ, उसको कहना चाहिए था इट इज़ अ स्टूपिड आंसर। हमारी तारीख तुमसे बहुत तवील है। वहाँ को 2, 4, 5 और भी मिसालें हैं। बुश फैमिली है मसलन, वो ये थोड़ी है तुम गर्दनों पे ही सवार हो जाओ, ये मगरों नहीं लेंदे। लेकिन बिलावल को यही जवाब देनी चाहिए, वो बेनिफिशियरी है भाई। मैंने कहा नहीं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने प्राइज बॉन्ड नहीं खरीदा होता फिर भी निकल आता है। ये 18वीं तरमीम के बाद वैसे ही मैं आई वॉज द ओनली वन इन दोज डेज जिसने 2-3 कॉलम इस पर ठोक के लिखे थे कि तुम कर क्या रहे हो। 18वीं तरमीम के बाद सूबे इनकी प्रैक्टिकली जागीरें हैं और अवाम इनकी रियाया है। आप देखना आगे आगे क्या होता है। 18वीं तरमीम के नतीजे लॉटरियां निकली हुई हैं भाई। सही। यहाँ तो वो बंदा जो सिविल सर्विस का इम्तिहान पास नहीं कर सकता, इनमें से सारे अगर जवानी में ISSB के लिए जाते ड्रॉप हो जाते। और ये तो पटवारी नहीं हो सकते मेरिट पे। अब कुछ बात नए वज़ीर आज़म की कर लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओहदा संभालते ही सुबह सवेरे दफ्तर पहुंच गए, जहाज़ में काम करते रहे हैं और अफसरों को कहा है कमर कस लें, वक्त अमानत है। वक्त तो खैर इसमें तो कोई शक नहीं, वक्त अमानत है और इसमें ख़यानत करने वाले का अंजाम, लेकिन वो तो कल की बातें हैं। बाकी काम शाम के बारे में तो इसमें तो कोई शक नहीं। वर्कहॉलिक किस्म के आदमी हैं शहबाज शरीफ साहब। भुट्टो साहब थे इनसे पहले, हार्ड वर्किंग आदमी, फोकस्ड आदमी, इसमें तो कोई नहीं। लेकिन इनमें इम्पल्सिव सा बंदा है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि नून लीग में सच्ची बात है, अगर कोई आदमी मेरे हल्क से आज तक उतरा है, ही इज़ द ओनली वन जिनके चंद इनिशिएटिव्स ऐसे थे जब ये पहले जिनको मैंने अप्रिशिएट किया, तब भी लोग बड़े हैरान हुए। हम लोगों की तरबियत ही उल्टी है। तो मैंने कहा यार ये मेरा को ख़ानदानी दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ को बंदा खूबसूरत काम करेगा तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, मेरी मजबूरी है जी। मतलब मैं अकेला समझता हूँ कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी वाला काम हो गया, इसी तरह किचन गार्डनिंग वाला, फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर का, ये वो सारा डेफिनेटली तो अच्छा है, लेकिन एक स्टेप इनको और आगे जाना चाहिए। छुट्टियां बुट्टियां भी सुना है इन्होंने, हफ्तावार छुट्टी कम कर दी है। मैं तो कहता हूँ बेशुमार छुट्टियों पर नज़रसानी करो और 14 अगस्त का जब बनाया करो ना जश्न, उस दिन कम से कम 12 घंटे काम करो। ये मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता। बहुत सी बातें ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अल्लाह करे कोई नतीजा भी निकले। हाँ, फालतू ड्रिल, अगर मसल नहीं डेवलप होता तो जिम में टाइम गुजारने का क्या फ़ायदा। ठीक। हसन साहब, आसिफ जरदारी भी आजकल एक नया नारा प्रमोट कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हसन साहब, आसिफ अली जरदारी आजकल एक जरदारी सब पे भारी नहीं बल्कि एक जरदारी सबसे यारी वाला नारा प्रमोट कर रहे हैं। देखो, मैं हूं थर्ड डायमेंशन का आदमी।
मेरे नज़दीक ना भारी ना यारी, बल्कि सबसे तेज धार आरी। अच्छा। और ये जो बात मैं कर रहा हूँ पीडीएम को बहुत जल्दी समझ आनी शुरू हो जाएगी, मेरा ख्याल पहले ही आनी शुरू हो गई है, नहीं तो और अभी चंद महीने तो नहीं, चंद हफ्ते देखना आप होता क्या है। वैसे असद साहब, आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा है कि इमरान खान से नफरत नहीं है, उनकी सोच से है। देखो इंतहा है, ये बहुत मैच्योर सोच से भी मेरा ख्याल है नहीं, थोड़ी जल्दी कर गए ये। इमरान की बहुत सी बातें ऐसी हैं, उसकी सोच का बेशतर हिस्सा ऐसा है जिससे कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी डिसएग्री नहीं कर सकता। वो सोच का कुछ हिस्सा होगा। आपको पता है, आपके पहले दूसरे सवाल के जवाब में मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सारे महाज खोल लिए, मतलब ये भी कोई ठीक मैं नहीं समझता ये को काबिल तहसीन बात है। ख़ास तौर पे जब आप कमज़ोर होते हो तो आपको उसी हिसाब से अपनी ताकत के तनासुब से तरजीहात का तयन करना होता है। ये बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है, बड़ा इनकरेजिंग स्टेटमेंट है, लेकिन बहरहाल ये यारी यूरी और भारी बुरी नहीं है, तेज धार आ रही है, जब काट के फेंक देगी ना दरमियान में से तब अकल आएगी, फिर समझ आएगी। ठीक। हसन साहब, इस्लामाबाद में एक नाखुशगवार वाक़या आया हुआ है। नूर आलम को लोटा कहने पर इस्लामाबाद के एक होटल में मार कुटाई हुई। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने बुजुर्ग शहरी को थप्पड़ रसीद किया। नदीम अफजल चंद भी वहीं पर मौजूद थे। अच्छा देखें, मैंने जो कोई माड़ा मोटा पढ़ा है, सियासत पानी की तरह होती है, इसे लोटे में डाल दो लोटे की शक्ल, गिलास में डाल दो गिलास की शक्ल, कप में डालो कप की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, प्याले में डालोगे प्याले की शक्ल। ये अच्छा, ये पानी नहीं है, ये रवैये की मैं बात कर रहा हूँ, ये पानी का नहीं रवैया, ये जहर की आबशार है। आबशार नहीं, शक्ल धारती, उसके नीचे आप कुछ भी रख दो, वो उसका पानी और तरीके से बिहेव करता है। अच्छा, मैं नहीं जानता मुस्तफ़ा नवाज़ को, और मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ नदीम चंद को, मेरे भाइयों की तरह। अच्छा, मुस्तफ़ा नवाज़ के बारे में मैंने सुना है, मैं जानता बिल्कुल नहीं, कि इंतहाई मुहज़्ज़ब और वज़ादार आदमी। अच्छा, ये नदीम अफजल चंद तो बिल्कुल ना, आप यूं समझ लो चलती फिरती चांदनी है। मैंने कहा ना मेरे भाइयों की तरह है, लेकिन बंदा पूछे मुख्तियार है की कर बैठा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मेरी मुख्तियारों से ये अपील होगी जब ज़ाती हैसियत में कि उस बुज़ुर्ग का पता करें और उनके घर जाके माजरत कर लें कि जी हम इश्तिहाल में आ गए थे, यंग लोग हैं, हमारी ये रीज़न्स हैं, आप इनसे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, हमसे गलती हो गई। ये मैग्नानिमिटी, ये ग्रेस, किसी अपने से उम्र में बड़े, मैं सच्ची बात है, मैं पता नहीं क्या कर गुजरूं, लेकिन मुझसे बड़ी उम्र का कोई आदमी अगर, मैं सवाल ही नहीं पता होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। और एक के बारे में सुना है, दूसरे को तो मैं राज्य के भुगता है कि वो बहुत खूबसूरत और प्यारा आदमी है, मुझे हैरत है इनके बारे में। हमारे दोस्त नुसरत जावेद, उन्होंने बहुत तारीफ लिखी है अभी 2-4 दिन पहले मुस्तफ़ा नवाज़ के बारे में, तो मैं हैरान हो रहा था कि यार एक क्रेडिबल आदमी इतना बड़ा ट्रिब्यूट दे रहा है इनको, तो ये क्या कर बैठे हैं। उनकी फैमिली भी साथ होगी, ना भी हो, तन्हाई भी हो, बंदा कहता नहीं। लेकिन और एक और बात है, सियासत में खुद पे ज़ब्त बहुत ज़रूरी है, तो जिसको खुद पे ही कंट्रोल नहीं, उसने और क्या कंट्रोल करना है। लेकिन हो भी गया अगर, मैं तो पूरा मार्जिन दे रहा हूँ, यंग लोग हैं, हो गया अगर, माफ़ी मांग लें। हसन साहब, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, 17 मुमालिक पर टॉप ट्रेंड है, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ट्रेंड इतनी पॉपुलैरिटी इख्तियार कर जाए। अच्छा, मैं 2 बातें आपको अर्ज करूँ, इसी बहाने में एक और बात की वजाहत कर दूँ। मुझे बेशुमार लोगों ने ना राब्ते किए, मैंने कहा था कि ये मुहावरा गलत नहीं है, बेगर्स आर नेवर द चूजर्स। अच्छा, उन्होंने, लोगों ने जवाबन कहा कि जी आपको ये भी कहना चाहिए कि हमें बेगर्स बनाने वाले कौन हैं, वही लोग ये बात कर रहे हैं। एक बात, अच्छा, हम चूँकि
लफ्ज़ों से, मेरा एक अपना ही शेर है कि हिंसों का खेल खेलते रहना मुहाल था, लिपटा हुआ बदन से यूं लफ्ज़ों का जाल था। तो ये लफ्ज़ों का खेल है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं पॉइंट आउट ये करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़ है जो इंपोर्टेड नहीं है। आपकी एयरलाइन, आपकी रेलवे, आपकी स्टील मिल, आपका MRI मशीनें, आपके ये जहाज, ये कारें, दवाएं, मोटरसाइकिलें, वैक्सीन, और तो और एक लौती एटमी इस्लामी एटमी ताकत। तो एटम बम क्या है? आपने मियाँ चन्नू में बनाया है? ओ भाई, ये अमेरिकन ने बनाया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुए भी इनको मुद्दतें बीत गई। सो और तो और आपकी तो जमहूरियत भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, ये भी इंपोर्टेड है। तो ऐसे हालात में अगर इंपोर्टेड हुकूमतें नहीं होंगी, अच्छा चलो उसको भी छोड़ो, नहीं होंगी, अगर होती हैं तो इसमें हैरानी वाली तो कोई बात नहीं। आपके घर में जो बिजली है वो भी इंपोर्टेड है, आपकी नहीं है। जो कैमरा मेरे सामने है, डीट से लोग हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा हम लोग सोचते नहीं, लेकिन बहरहाल ट्रेंड अच्छा है। सही। लेकिन मैं चूंकि बहुत ज़्यादा एकेडमिकली चीज़ों को देखता हूँ, इसलिए मुझे तो ये लगता है कि जहाँ सब कुछ इंपोर्टेड है, मेरे तो हाथ पे मदी हुई घड़ी भी इंपोर्टेड है, हमारे खाने पीने इंपोर्टेड हैं। अब हमारी आइंदा नस्लें जो हैं, इन्हें साग और मेथी खिला के दिखाए आप, ये खाते हैं कड़ी उतने शौक से जितने शौक से मसलन मैं खाता हूँ। मुझे आप पिज्जे पुज्जे दे दें, मैं घर छोड़ दूंगा हफ्ते बाद। तो आपकी खुराक, आपके लिबास, आपके बच्चों के लिबास देखो, आपका मीडियम देखो। अच्छे स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं, वेकेशंस आप बाहर गुजारते हो। मैंने नहीं कभी सुना को बंदा सेंट्रल एशिया गया हो वेकेशंस के लिए, तो इसलिए छोड़ो। लेकिन बहरहाल बतौर ट्रेंड इसका टॉप पे होना अच्छी बात है। इसका मतलब है कि लोगों में खास तरह की अवेयरनेस मौजूद है। जी हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन ने इमरान खान के खिलाफ वोट दिया, जबकि चौधरी परवेज इलाही और उनके बेटे इमरान खान के साथ हैं। चौधरी खानदान में तकसीम पहली बार नजर आई है। पावर पॉलिटिक्स में ये सब कुछ होता है। क्या लंबी चौड़ी बात करनी, मोटी सी बात है। हमारी अपनी तारीख इस बात से भरी हुई है। उठा के देख लो आप, बाबर के साथ क्या हुआ, उसके चचाओं ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। ज़हीरुद्दीन बाबर, मुगलिया सल्तनत का बानी। उसके बाद जो बिल्कुल आखिरी ढंग का बादशाह था औरंगजेब आलमगीर, उसने ना बाप को अंदर कर दिया, भाई सारे मरवा दिए, भतीजे भी मरवा दिए। ये तो इस हद तक तो जाहिर है नहीं है। तो ये पावर पॉलिटिक्स में ये होता है। एक और पॉसिबिलिटी भी है, ये भी आप ज़हन में रखें कि लॉन्ग टर्म के लिए ये फैमिली का सोचा समझा फैसला हो। सही। इसको रूल आउट नहीं आप कर सकते। ये इख्तलाफ बड़े इत्तेहाद के साथ किया गया हो, डिपेंड करता है। आई डोंट नो, मुझे तफसीलात का नहीं पता, लेकिन ये कोई हैरान कुन बात नहीं है। आप देखो जरा उधर भुट्टो फैमिली के साथ क्या हुआ। असल वारिस कौन था? मुर्तजा। मुर्तजा का आगे नामो निशान ही कहीं दिखाई नहीं देता दूर तक। तो इसलिए पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, खासतौर पे हम जैसे मुल्क और मामलात। जी साहब, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि दो चॉइसेस हैं, नैब रखनी है या मुल्क चलाना है। सुभान अल्लाह भाई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जवाब नहीं। उनके इस बयान का सादा तर्जुमा यह है कि मुल्क रखना है या एहतसाब रखना है, खुला बाण दो सन। ओ भाई, एहतसाब के बगैर तो मुल्क नहीं होते, मंडी मवेशियां से भी बदतर किस्म की चीज होती है। एहतसाब तो अकवाम की जिंदगी में रीढ़ की हड्डी किसी हैसियत रखती है। जी। अब ये चंद दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था, और जिस दिन पहले दिन ये अपना क्या नाम है इनका, शहबाज, ये गए हैं, बंदे ही मौजूद नहीं थे। भगदड़ मच गई वहां, उनको पता लगा कि जी वजीर आजम पहुंच गया है ऑफिस। तो ये इख्तिसाब का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि
नैब में डाल दो। इत्तेसाब बहुत बहुत बड़ी एक टर्म है, बहुत बड़ा लफ्ज है, ये बहुत सी चीजों को कवर करता है। इत्तेसाब के बगैर, देखो बात सुनो, रब्बुल आलमीन के निजाम में मरकजी चीज क्या है? इत्तेसाब। 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब, जहन्नुम भी उन्होंने, रब्बुल आलमीन ने दोज़ख तैयार करके रखी हुई है। सो इत्तेसाब बहुत बुनियादी चीज है, लेकिन खाकान अब्बासी साहब की अपनी दुनिया है। हज़रत साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक केस के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा है कि मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया है, लेकिन इस्लाम के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। अजय, अजीब इत्तेफाक है। मैं तो ये बात, मेरा ख्याल है कम से कम 20, 25, 30 बार मुख्तलिफ अंदाज में लिख चुका हूं, बल्कि मैं तो यहां तक लिख चुका हूं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तो नाम में तजादात का, बिल्कुल तजादात की इंतहा है। एक तरफ ये इस्लामी है, दूसरी तरफ जमहूरियत मगरबी है, खालिस वेस्टर्न डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसकी मां है ये बरतानिया, अच्छा, इस्लामी भी है और जमहूरिया भी, सुभान अल्लाह। फिर आता है आगे पाकिस्तान। तो पाकीज़गी का तो भाई इस मुल्क में दूर तक नामो निशान, ना हमारे रवैये पाकीज़ा हैं और साफ सुथरे हैं, ना हमारे रास्ते पाकीज़ा और साफ सुथरे हैं। और कमाल हम लोगों का ये है कि गंद हम खुद डालते हैं, सफाई के लिए गैर मुल्की कंपनियों को ठेके देते हैं। इससे ज्यादा बड़ी को मुनाफकत और गंदगी और नापाकी हो सकती है। जस्टिस काजी ने ठीक कहा, जो कुछ कहा उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। इस्लाम का दूर दूर तक साया दिखाई नहीं देता सवाए जवाहिर के। ये बड़ी खूबसूरत बात की है अनवर मकसूद साहब ने कि पहले लोग नमाजें घर पे पढ़ते थे और क्लब्स में जाके मशरूबात वगैरह से शोगल किया करते थे। अब मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ते हैं ताकि दुनिया देख ले कि हम नमाज पंजगाना के आदी हैं और बाकी सारे शोगल घर में करते हैं। कोई इस तरह का जुमला अनवर मकसूद साहब का, जिसमें मैंने बड़ी दाद दी थी। जी ठीक। हसन साहब, करंट अफेयर्स के ऊपर तो हमने काफी बात कर ली, अब कुछ फीडबैक अपने व्यूअर्स की भी शामिल करते हैं। खालिद मलिक ने आपसे सवाल किया है कि आपने जिंदगी में कभी वालिदैन से मार खाई है? अपनी अम्मी से तो अल्लाह गरीक रहमत करे, बस 2-4 दफा ही तफे शफे खाए हैं। उसकी वजह है कि मैं दूध पीता नहीं था, गिरा देता था। मुझे दूध आज भी मैं नहीं पी सकता, मुझे उसमें से अजीब तरह की एक स्मेल आती है, कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं मेरा क्या। तो अम्मी मेरी इस बात पे बहुत चिढ़ती थी। हमारे गाय भैंसों की बड़ी हमारे वो कमी नहीं थी, बड़ी तादाद में जानवर होते थे, मेरे वालिद को शौक था। तो अम्मी कहा करती थी अल्लाह का नूर है, तुम बदतमीजी करते हो, ये गुनाह है वगैरह वगैरह। सो अम्मी से तो तफे ही खाए हैं 2-4-6 दफा। वालिद से अच्छा, खास तौर पे 2 वाकयात मैं आपको सुना देता हूँ, हैं बड़े दिलचस्प। हमारे घर के ऑपोजिट साइड पे ना एक घर के बाहर बहुत लंबी चौड़ी बाड़ होती थी गार्डीनिया की। तो मुझे पता नहीं था, मैं अब तफसील में नहीं जाना चाह रहा, बहुत ही वो मसबी किस्म के लोग थे। तो बाहर हम चंद दोस्त खड़े थे, तो उस जमाने में गाना बड़ा पॉपुलर था, बेरहम आसमां मेरी मंजिल बता है कहां। मेरा ख्याल है तलत महमूद साहब का था वो। मैं भी गुनगुना रहा था, गा रहा था। अगले दिन ही या पता नहीं उसी शाम या अगले रोज वालिद आए, मुझे बुलाया, थप्पड़। मुझे तो पता ही कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा तुम गाना गा रहे थे बाहर? मैंने कहा जी हाँ। तो इससे पहले कि दूसरा मारते हो, मैंने कहा जी 1 मिनट, तो कौन सा गाना गा रहे थे? और मैंने बताया, तो दूसरे थप्पड़ से पहले मैंने कहा जी मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता कि जी उन्होंने मुझे ये बताया उनकी बेटी का नाम आसमा था। और मैंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो उनके घर कभी गया ही नहीं, मुझे उनके नाम का भी नहीं पता, मैं और आसमान को रो रहा हूं या। अच्छा, फिर एक दफा एक साहब आए, वो बचपन से मेरे वालिद का उनके साथ जालंधर का ताल्लुक था। तो उन्होंने कहा कि बेटा मियां साहब को बताओ दित्ता आया है। मैं हमेशा उनको ताया दित्ता कहता था। मैंने उसी तरह पता नहीं किस ट्रांस में था, मैं जाके कह दिया। वो बैठे थे दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में, तो मैंने कहा जी दित्ता आया है। उल्टे हाथ का थप्पड़ आज भी निशान है मेरे इधर।
ओहो। इधर ये बिल्कुल ये चिर गई जगह, वो भी रिंग पहनते थे। ये शायद उन्हीं की से मैंने इनहेरिट किया है ये रिंग पहनने का शौक। तो पता नहीं उसमें क्या था, वो कट गया है सारा, स्टिचेस लगे। तो मुझे कहते हैं कि एक गाली अता फरमाई और साथ कहा कि दित्ता मेरे लिए, तेरे लिए ताया दित्ता। ये इस तरह के वाकयात हैं। माँ बाप से कोई खाए बगैर जवान होना बड़ा मुश्किल है भाई, खास तौर पे अगर बंदा थोड़ा शरारती हो। बिल्कुल। हसन साहब, अब आखिर में अपनी नात के कुछ अशार सुना दें। अच्छा, मैंने तो आपके हुक्म की तामील में लपेट के रखा हुआ है। हाँ, पिछली दफा मैंने 4-5 सुनाए थे। काश ओहद में शरीक हो सकता और बाकी न फिर बचा होता, तेरी कमली का सूत क्यों ना हुआ, तेरे शानों पे झूलता होता। चोब होता मैं तेरी चौखट की, चोब लकड़ी को कहते हैं, चोब होता मैं तेरी चौखट की, या तेरे हाथ का आसा होता। तेरी पाकीज़ा जिंदगी का मैं कोई गुमनाम वाकया होता। लफ्ज होता किसी में आयत का, जो तेरे होंठ से अदा होता। मैं कोई जंगजू अरब होता और तेरे सामने झुका होता। मैं भी होता तेरा गुलाम कहीं, मैं भी होता तेरा गुलाम कोई, लाख कहता न मैं रिहा होता। जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो गया है। अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।